तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फूल कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काम की बात शुरू करते हैं। एक गाना है फूल से, नाम सुने हैं? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। पेपर का नाम है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, सिलेबस जानेंगे क्या है। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने जीवन के बारे में, और अंतिम में हमारा स्लोगन रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, काफी बड़ा है। तो पेपर का नाम क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, पेपर है हमारा, पेपर का नाम पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये पेपर का नाम है। अगर आपका ये पेपर मैच कर रहा है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, मारवाड़ी कॉलेज हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, आप ऑल ओवर इंडिया में, तो पेपर का नाम है आपका, वोकेशनल पेपर है, एजुकेशन। ठीक है, पेपर का नाम है क्या, एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। यस सर, सही है ये। अच्छा, ठीक है ठीक है। डाल देंगे भाई, सब परेशान है कि जल्दी से भेज दीजिए। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, ठीक है, यानी कि शिक्षा का परिचय। ठीक है, और ये सेमेस्टर 2 में पढ़ना होता है, रांची यूनिवर्सिटी में। अदर यूनिवर्सिटी में हो सकता है दूसरे में पढ़ना हो, लेकिन आपका यहाँ पे पढ़ना है। और ये पेपर 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, 30 मार्क्स पासिंग है, फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, इतना पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है एजुकेशन का, फिर आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं, फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि प्रकार, भाग। देन आपको एजेंसी ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। इसमें आपका होम यानी कि घर से सीखते हैं हम लोग, स्कूल से सीखते हैं, राज्य से सीखते हैं, और मास मीडिया से सीखते हैं। जैसे कि आपने अभी यूट्यूब से सीख रहे हैं तो आपका ये मास मीडिया है। ठीक है, यूट्यूब, इंटरनेट, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड, और फिर आपका सेंट्रिज्म एंड प्ले वे, जो किड्स गार्डन होते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, ये आपका एग्जाम होगा, 75 मार्क्स, उसी का सिलेबस है। ठीक है, ये रेफरेंस की कुछ बुक्स होती हैं। रेफरेंस मतलब सहायक, बुक्स मतलब पुस्तक, सहायक पुस्तकें। ठीक है, और ये आपका सिलेबस है, MNV 7A का सिलेबस, माइनर पेपर 7A का सिलेबस है। ठीक है, MNV 7A, और प्रैक्टिकल है ये। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 25 मार्क्स का, जिसमें पासिंग मार्क्स होता है आपका 10, 75 एक्सटर्नल, 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का सिलेबस आपका ये रहा। प्रैक्टिकल आपको बाद में होगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, PDF में दे दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का परिचय। सेमेस्टर 2 में आपका ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा के संकीर्ण, संकीर्ण मतलब छोटा, ठीक है, और व्यापक अर्थ से आप क्या समझते हैं, व्यापक मतलब बड़ा। ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फिर है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नैरो एंड ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं लेता हूं आप लोग का। देखिए, शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति को, मतलब मनुष्य तो एक जानवर ही ना है, तो जानवर से इसको मनुष्य बनाना। ठीक है, एकदम ठेठ भाषा में बता रहा हूं कि मनुष्य को मनुष्य बनाता है शिक्षा, नहीं तो मनुष्य भी एक जानवर है। ठीक है, क्योंकि सभी जीवों की तरह मनुष्य भी एक जीव है और मनुष्य भी एक जानवर है। ठीक है, तो मनुष्य से जानवर बनने की कला को ही शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सब चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, शिक्षा इसी को बोलते हैं, जीवन जीने की कला है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा ही सब कुछ है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये तो मैं आपको डायरेक्टली मोटा मोटा बताया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे शिक्षा के संकीर्ण और व्यापक अर्थ। संकीर्ण मतलब छोटा अर्थ, ये सब पे कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को मानता हूँ अच्छे स्टूडेंट, इसलिए आप लोग जब भी आता है ये सब SMS कॉल मत कीजिएगा किसी को। ठीक है, शिक्षा के संकीर्ण अर्थ मतलब छोटा अर्थ,
ठीक है, जो आजकल सिमट के रह गया है कि नौकरी ही शिक्षा है, पैकेज लेना ही शिक्षा है, प्लेसमेंट लेना ही शिक्षा है। नहीं, शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा का मीनिंग मैंने बताया ना कि जीवन जीने की कला है शिक्षा। ठीक है, हर सिचुएशन से लड़ने की जो क्षमता देती है ये शिक्षा है। ठीक है, कि जीवन में कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, निर्णय लेने की क्षमता, सभी चीजों की क्षमता हमें शिक्षा देती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, फैक्ट्स वगैरह थोड़ा सा। ठीक है, डिटेल में इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा डीलर या डीलर्स। ठीक है, दोनों हो सकता है, डीलर्स भी कोई कोई बोलता है, कोई कोई डीलर्स, इसलिए मैं दोनों ले लिया हूं। डीलर कमीशन या डीलर्स कमीशन क्या है, और यह जो है कमीशन के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। ठीक है, व्हाट इज अ डीलर कमीशन, व्हाट आर द 4 पिलर ऑफ डीलर कमीशन। एक मिनट में चाचा जी हैं। आदमी ना सब कुछ दे देता है, बाइक देने में ना बहुत डर लगता है। मैं भी अपना बाइक किसी को देता हूँ ना तो डर लगता है ना। चलिए, आप लोग के पास नहीं है अभी, बाइक जब होगा ना तब लगेगा डर। ठीक है, बाइक वाइफ ये सब देने की चीजें यार, मुझे बताइए। चलिए, तो ये हो गया हमारा डीलर कमीशन। ये डीलर कमीशन दोस्तों 1994 में बना था। ठीक है, क्यों? एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को अच्छा बनाया जाए, एजुकेशन पे थोड़ा क्वालिटी लाया जाए, इसके लिए ये डीलर कमीशन बनाया था। ठीक है, इसके 4 स्तंभ बनाए गए हैं, 4 को पिलर है। ठीक है, उन पिलर को बताना है, जानना, सीखना। ठीक है, और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना। ये स्तंभ के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिटेल में। इंग्लिश में है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है, मुझे लगता है कि सबको हिंदी में कंफर्टेबल है। ठीक है, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, पढ़ते हैं हम लोग केवल, लेकिन जो आत्मीयता है ना हम लोग के हिंदी में ही बसती है ना। व्हाट इज अ डीलर कमीशन, व्हाट आर द 4 पिलर ऑफ डीलर्स कमीशन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्यक्तिगत, सामाजिक, वैश्विक और लोकतांत्रिक, ठीक है, के संदर्भ में बताना है आपको कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल, सोशल, वोकेशनल एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, शिक्षा का संपूर्ण व्यापक अर्थ, वही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वही क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बस इसमें थोड़ा सा अलग अलग टाइप से आपको बताना है। ठीक है, पॉइंट दे के हेडिंग बना के। ठीक है, एक हेडिंग बनाइएगा। पहले शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। ठीक है, शिक्षा का परिभाषा देना है। ठीक है, ये शिक्षा मानव जीवन को जानवर से मनुष्य बनने की कला है। ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। वहां पे लिखा होता है ना, परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे यथासंभव। ठीक है, मनुष्य जानवर से मनुष्य बनने की कला को ही हम लोग शिक्षा बोलते हैं। जरूरी नहीं कि शिक्षा केवल किताबी हो, किताब आपका एक शिक्षा का माध्यम है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा बहुत प्रकार के होते हैं, औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, घर वाले भी सिखाते हैं हम लोग, वो भी शिक्षा है। ठीक है, तो शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। व्यक्तिगत, अपना पर्सनल जो लाइफ है उसको सस्टेन करना, उसको संतुलन करना। सामाजिक, समाज में कैसे रहना है, किसके साथ कैसा बातचीत करना है, ये हमें सीखना पड़ता है समाज से। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक इसका उद्देश्य है। वैश्विक उद्देश्य, जीवन में आप क्या, इसी तरह से हम लोग भेड़ बकरी तो नहीं है ना कि चर लेंगे हो जाएगा, नहीं, इसके लिए हमें कमाना होगा, खाना होगा। ठीक है, तो ये वैश्विक शिक्षा होती है। ठीक है, कि हमें कैसे कमाना है, क्या काम करना है, अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग काम करना है, जो काम आपको पसंद है वो कीजिए। ठीक है, फिर आपका लोकतांत्रिक, समाज में रहते हैं तो हमें राजनीतिक से भी बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या हमारे अधिकार में है, वो सारी चीजें आपको कौन बताता है, एजुकेशन। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो क्या जानिएगा कि 6 गो मौलिक अधिकार होता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत शैक्षणिक संबंधी अधिकार। ठीक है, ये सब आप कब जानिएगा, जब आप एजुकेशन लीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे अधिकार होते हैं, ये सब आपको शिक्षा से ही मिल सकते हैं। ठीक है, सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। और ये जो आपका एजुकेशन वाला है ना, ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, इसको हम लोग आप लोग जो लोग बीएड करता है उन लोग, और जो हम लोग अभी पीएचडी कर रहे हैं, मतलब एडमिशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, प्रिपरेशन में लगे हैं,
मैं सोच रहा हूँ कि पीएचडी करूंगा लेकिन फेलोशिप लेके करूंगा, और अगर गवर्नमेंट सर्विस हो जाएगा तो फेलोशिप नहीं लूंगा, और अगर नहीं होता है तो फिर फेलोशिप लेंगे। फेलोशिप मतलब पैसा, अमाउंट, ठीक है। JRF उसको बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF, ठीक है। चलिए आप लोग को आगे पता चल जाएगा, कभी कभी मैं इसी तरह से बीच बीच में बताता रहूंगा। पीएचडी 3 साल का होता है, तो पीएचडी में हम लोग का एक पेपर होता है, उसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर, ठीक है। सेम टू सेम दोस्तों हम लोग को भी यही सारी चीजें पढ़नी होती हैं, उसमें थोड़ा सा और डीपली पढ़ना होता है बस, ठीक है। और मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका एक ओवरव्यू है, जो पीएचडी या बीएड में जो पढ़ना होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी में बोलते हैं शैक्षणिक कौशल, ठीक है। वही आपको यही पढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, बस नाम बदल दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन यहाँ पे कर दिया गया है, वहां पे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, आनुवंशिकता और पर्यावरण बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं ये बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो हमारा एनवायरनमेंट है और हमारा जेनेटिक्स, बहुत जिसको यहाँ पे जेनेटिक्स ना वर्ड यूज करके हेरिडिटी यूज किया गया है। हेरिडिटी भी आनुवंशिकता को ही बोलते हैं, ठीक है, हेरिडिटी या जेनेटिक्स। तो देखिए, एक होता है, देखिएगा कोई किसी किसी बच्चे का माँ बाप जो है, माता या पिता का, उसके घुंघरेला बाल होता है तो उसके बच्चे का भी घुंघरेला बाल हो जाता है, ठीक है। आपने घर क्या होगा, आपने घर क्या होगा कि उसका माँ बाप अगर लंबा है तो 90% संभावना है कि उस बच्चा भी आपका लंबा होगा, या माँ बाप अगर शॉर्ट हाइट के हैं तो बच्चा भी आपका शॉर्ट हाइट का होगा, ऐसा आपने देखा होगा अक्सर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि माँ बाप अगर मतलब क्या बोले, ये तो हो गया नेचुरल चीज। अगर माँ बाप, अक्सर देखिएगा कि उसके माँ बाप अगर तेज है ना तो बच्चा भी तेज निकलता है, मैक्सिमम संभावना है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। और कुछ कुछ आपने देखा होगा कि माँ बाप तो बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, लेकिन बच्चा एकदम खच्चड़ निकल गया है, ठीक है। तो एकदम महाखच्चड़ हम देखे हैं, अक्सर जो मास्टर लोग होते हैं उसका बेटा बेटी एकदम खच्चड़ निकल जाता है। अक्सर 100 में 10 को सही निकलता है, बाद बाकी 90 को मास्टर का बेटा बेटी एकदम लुच्चा लफंगा निकल जाता है, जिसको छपरी नहीं बोलते हैं वो होला, ठीक है। क्या क्या कारण क्या है भाई, कारण ये है क्योंकि उसका पर्यावरण अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। जब व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है ना बना बनाया, तो वह फिर जीवन का आनंद लेने लगता है, और इतना आनंद लेता है कि जीवन को फिर बिगाड़ने लगता है, ठीक है। तो पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंट, ठीक है। तो एक व्यक्ति को सुधरने के लिए दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। और अगर बोला जाए यहाँ की मेनली कि अगर आनुवंशिकता अगर खराब भी है ना, फिर भी अगर पर्यावरण उसको अच्छा मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छे लोगों की संगति में रह रहा है, तो बच्चा अच्छा बनेगा। जैसे मेरे माता पिता, मेरे फादर और मेरी माँ और पिताजी दोनों लिटरेट है, कोई पढ़े लिखे नहीं, एको क्लास नहीं, ठीक है, एको क्लास नहीं मेरे माता पिता पढ़े हुए हैं। तो फिर भी मैं इतना दूर तक पहुंचा हूं ना। और इसके अलावा जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो मुझे याद है हाई स्कूल जब जाते थे, इसके सरकारी स्कूल में तो झोला टांग के जाते थे, और जब हाई स्कूल जाते थे तो हम लोग को टिफिन होता था, क्योंकि 1 से 8 तक मिलता है खाना, 9 से लेकर 12 तो खाना नहीं मिलता है। तो 9 से 12 तक हम लोग स्कूल आते थे, तो सब दोस्त नहीं, हम और कुछ दोस्त साथ में माड़ पी के जाते थे। माड़ समझते हैं, माड़ जो चावल से जो निकलता है ना रस्सा, उसी को माड़ बोलते हैं। तो माड़ पी के स्कूल जाते थे, माड़, ठीक है। तो माहौल बहुत खराब था हम लोग के गांव का, झगड़ा भी होता था अक्सर, क्योंकि देखिए जब आप गरीब घर में पैदा होते हैं तो आपके पिताजी मतलब शराब वगैरह पी के आते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ठीक है। गांव में लड़ाई झगड़ा होगा, गाली गलौज होगा, लेकिन आपका एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है। हमको एनवायरनमेंट अच्छा मिला था, दोस्त अच्छे मिले थे, ठीक है, और हमको टीचर अच्छे मिले थे, वो गाइड कर रहे थे, और एक मोटिवेशन भी था यार कि इस सब माहौल से बदलना है, निकलना है, ठीक है। तो पर्यावरण अगर आपको अच्छा मिल जाता है ना, ठीक है, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं ना, तो आप बदल सकते हैं अपनी आनुवंशिकता को, ठीक है। तो दोनों चीज आप बता सकते हैं, यही प्रैक्टिकल लाइफ देखे कि एक बच्चा अगर गरीब है, एक बच्चा अमीर है, ठीक है, तो उसको सभी चीजें उपयोग में अगर मिल जा रही हैं तो वो उसका उचित उपयोग करने के बजाय अनुचित उपयोग करने लगता है, ठीक है। और एक वो है जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये
पर्यावरण पे डिपेंड करता है और कुछ चीजें अनुवांशिकता। जैसे अब कोई अमीर घर का है और वो अनुशासन में भी रह रहा है, ठीक है, सपोज दैट आप में से मैक्सिमम बच्चे जो मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि आप अच्छे घर से, अच्छे फैमिली से हैं, मैक्सिमम 100 में 10 को अगर खराब होगा तो होगा, मतलब गरीब घर से, मतलब 90 को तो अमीर घर से ही होंगे आप लोग। तो ऐसा अगर आपका हो जाता है कि आप के आनुवंशिकता भी अच्छी है, मतलब अमीर घर से हैं, ठीक है, और आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा है और अच्छे अनुशासन में भी रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सच बता रहा हूँ आप फिर बहुत आगे तक जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सपोर्ट भी है, मोरल सपोर्ट भी मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है, पैसा की कोई टेंशन नहीं है। हम लोग तो यार काम करके पढ़ाई किया, अपना ग्रेजुएशन का पूरा ग्रेजुएशन अपना काम करके पढ़ाई किया हूँ मैं, ठीक है, पैथोलॉजी में काम करता था, यहाँ तक कि इंटर जब किया था उस टाइम पे भी मैं बहुत सारा लेबर का काम किया हूँ घर वूड बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को ये सारी चीजें मिलने के बाद अगर आप अच्छे से यूज कर रहे हैं ना, तो आप बता रहा हूँ बहुत अच्छे क्या बताएं, मतलब लाइफ आपको फिर आसान हो जाएगा, बहुत आसान कंपेरेटिवली अदर जो पर्सन होते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का मेन मोटिव यही है आपका, ये टॉपिक जो है आपका एजुकेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा है यहाँ पे एक अच्छे शिक्षक के गुण और कर्तव्य की बताना है कि एक अच्छा जो टीचर होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं बताइए, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक अच्छे शिक्षक में बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 करना है इस तरह से, ठीक है, कि अच्छा शिक्षक अपने ज्ञान का कभी घमंड नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, एक अच्छा शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों को समान भाव से देखता है। तीसरा, एक अच्छा शिक्षक जो है विद्यार्थी को एक दोस्त की तरह समझाता है, ठीक है। चौथा, एक अच्छा शिक्षक अपने विषय का संपूर्ण ज्ञानी होता है, ठीक है। पांचवा, इस तरह से एक अच्छा शिक्षक शिक्षा को कभी व्यापार नहीं समझता है, और आजकल के मैक्सिमम जो शिक्षक है शिक्षा को बिजनेस समझ लिए हैं, पैसा से बेच रहे हैं। मैं देखा हूँ कोर्स बेचते हैं, ग्रेजुएशन का कोर्स बेचते हैं। अरे भाई कोर्स मत बेचो प्लीज, शिक्षा को, एजुकेशन को बिजनेस मत बनाइए, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, मुझे कोर्स नहीं बेचना है यार, मैं भले ही कम पैसा कमाता हूँ लेकिन खुश हूँ, और मुझे नहीं बेचना है एजुकेशन को पैसे में, ठीक है। नहीं तो मैं भी बोलता है कि यार 50 रुपया दो तब जाके PDF मिलेगा और ये हम लोग का पेड क्लास है तब जाके देख पाइएगा, क्या फायदा वैसे शिक्षा से, ठीक है। हमको पैसा ही ज्यादा कमाना है तो हम व्यापार नहीं करने लगेंगे यार, ठीक है। चलिए, तो ये अच्छे शिक्षक के कुछ गुण होते हैं। कर्तव्य क्या होता है कि वह पूरी ईमानदारी से सभी बच्चों को समान भाव से शिक्षा दे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे गुण होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग सब पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, तब जाके अगर कोई टीचर आपकी बातों को नहीं सुनता है, ठीक है, तो बताइएगा कि यू हैव नॉट एनी क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, ठीक है। तब जाके उस मास्टर को बोलिएगा सर आप में, माफ कीजिएगा लेकिन आप में शिक्षक के एक भी गुण नहीं है ठीक है, तो फिर गुस्सा हो जाएगा। अगर वो मास्टर बोलेगा कैसे बताइए, ठीक है, तब वो सोच लीजिए कि अच्छा टीचर है, और वहीं पे वो बोलता है भागता है चोट्टा, पीटेंगे दो झाप से अभी, तो हमको सिखाएगा रे हैं कि क्या गुण होता है और क्या नहीं गुण होता है। तो अगर कोई टीचर ऐसा बोलता है ना, ठीक है, कड़े शब्दों में, तो सोच लीजिए कि वो वास्तव में अच्छा टीचर नहीं है। और वहीं पे अगर कोई बोलता है कि अच्छा अच्छे गुण नहीं है, बताइए कैसे, कौन कौन से गुण होते हैं शिक्षक के बताइए। अगर कोई टीचर ऐसा फिर पूछने लगे कि नहीं बताओ भाई क्या गुण अच्छा नहीं है, क्या मैंने गलती किया बताइए, तब वो अच्छे टीचर है। लेकिन अगर कोई उस तरह से अकड़ के बोलते हैं तो वो अच्छे टीचर नहीं है, मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। पाठ्यक्रम को सिलेबस बोलते हैं और कैरिकुलम भी बोलते हैं। इसकी आवश्यकता क्या होती है, महत्व क्या होता है। देखिए, सिलेबस से वह रास्ता होता है कि हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, और हमारा इसका फायदा क्या होगा। फायदा क्या होगा, तो सिलेबस दो चीज है। पहला कि हमें क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या पढ़ना है, ठीक, कितना पढ़ना है। अभी जो हमने दिखाया ये मैंने जो रेडी किया है, कहाँ से रेडी किया, सिलेबस को पढ़ा समझा तब ना जाके रेडी किया, ठीक है। तो सिलेबस क्या बताता है, क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, ये हो गया। कितना पढ़ना है, ये तो नहीं कि हम सब पढ़ लेंगे, ये सब तो नहीं पढ़ना है हमको, तो ये भी सिखा रहा है कि क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है मतलब टॉपिक, ये टॉपिक है हमारा। कितना पढ़ना है, तो ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब हमको नहीं पढ़ना है।
कितना पढ़ना है, तो यहाँ यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक पढ़ना है। ये बताया कि कितना पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो पढ़ना क्यों है, एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करके क्या होगा, अच्छे मार्क्स से पास होइएगा। फिर क्या होगा, इससे हम सीखेंगे, सीखने के साथ क्या होता है, प्रमाण पत्र मिलता है। प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, बहुत सारे शैक्षणिक कार्यों में आवश्यकता होती है। अच्छा, बिना प्रमाण पत्र के नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन मेन टॉपिक है कि हम इसे दोनों है, मतलब अपने जीवन पे भी उतारेंगे और अपना शैक्षणिक जीवन में भी उतारेंगे। और शैक्षणिक अगर आप शिक्षा को एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, पेशा बनाना चाहते हैं, तो भी ये आपके काम में आएगा प्रमाण पत्र के तौर पे, ठीक है। हालांकि सर्टिफिकेट वाले एजुकेशन का मैं वैल्यू नहीं रखता हूँ, ठीक है, वैल्यू उसी का होता है जो आपको वास्तविक जीवन में ज्ञान दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम, सिलेबस लिख लीजिएगा। 7 नंबर पे है आपका औपचारिक और अनौपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, ये बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल, एक मिनट यार, नॉर्मल नहीं है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल, हाँ, फॉर्मल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फॉर्मल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे 3 गो टर्म होगा, यहाँ पे एक मिनट, ये वाला औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक, ठीक है। एक है आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ये क्या होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी मत निभाओ यहाँ पे, समझा, हम लोग बोलते हैं ना कब बोलते हैं, अपने दोस्तों के सामने, ठीक है, या फिर जो हम जिसको हम आदर नहीं देते हैं, टीचर को। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, तो औपचारिक शिक्षा वह होता है जो हमें स्कूल या शैक्षणिक संस्थान में दिया जाता है, ठीक है, इसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। जहाँ पे अक्सर शिक्षा हमें किताबी ज्ञान में दिया जाता है, ठीक है, कुछ कौशल में भी दिया जाता है, शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग के रूप में दिया जाता है, ठीक है, और किताबी ज्ञान के रूप में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, तो अनौपचारिक शिक्षा वह होता है जो कहीं हमें नहीं मिलता है और किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं मिलता, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन से सीखते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा होता है सीखने का साधन घर, ठीक है, सीखने का माध्यम कहाँ है, घर। औपचारिक, एक मिनट, हाँ, तो अनौपचारिक शिक्षा सीखने का माध्यम कहाँ है, घर। घर में हम लोग सीखते हैं, ठीक है, अपने व्यक्तिगत जीवन से सीखते हैं। ये होता है अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, ठीक है, ना ही ये हमें किसी शैक्षणिक संस्थान में काम आता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम आता है, ठीक है। यह अक्सर हम इसका उपयोग किसी व्यक्ति को आदर सम्मान देने के लिए करते हैं, ठीक है। आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाता है कि इसको ये करो, पैर छुओ, इसको नमस्ते कीजिए, ठीक है, वो हम लोग को घर में सिखाया जाता है बचपन में ही, और देख के बोल के लोगों को करते हुए सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा है जो हमें घर में मिलता है, ये औपचारिक शिक्षा है जो हमें स्कूल में मिलता है। और ये गैर औपचारिक शिक्षा क्या है मालूम है, तो ये जो औपचारिक और अनौपचारिक है, ये दोनों ही आपका एक जैसा है, मतलब इसमें भी आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। और गैर औपचारिक में ये होता है कि हम किसी भी प्रकार का अनुशासन का ध्यान में नहीं रखते हैं, जबकि औपचारिक शिक्षा में अनुशासन का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं, जैसे हम घर में है तो अपना अगर बड़ा भाई है तो बोलेंगे भैया पानी दीजिए ना, हाँ, और वहीं अगर दोस्त रहेगा तो बोलता है अबे पानी लाना चल एक गिलास घर में बोलेगा अबे एक गिलास पानी दे, तो उठा के आपका भाई पटकेगा नहीं, चाहे अपने पिताजी को बोलिएगा ए चलो एक गिलास पानी लाओ यार तो वहीं पे आप एक झाप मार खा जाइएगा ना। तो वहीं अगर आपका दोस्त रहेगा, बोलिएगा अबे चलो ना एक गिलास दो चुपचाप से, काहे नखरा कर रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, मतलब आपको उसी फॉर्म में वो जवाब दे देगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा। लेकिन यहीं पे आप औपचारिक शिक्षा में घर में नहीं बोल सकते, ठीक। तो ये होता है औपचारिक शिक्षा, जहाँ पे हमें अनुशासन का ध्यान रखना होता है। और ये गैर औपचारिक में कोई अनुशासन नहीं होती, कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई देखिए औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई दिखावटी नहीं होता है, हम लोग किसी से दिखावटी नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमारे मन में होता है खुल के हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। और वो कब होता है, हम लोग के दोस्त के ही सामने होता है, दोस्त के ही सामने आप सबसे ज्यादा खुल के बात करते हैं, है नहीं, ठीक है। तो ये गैर औपचारिक शिक्षा हो गया, ये औपचारिक शिक्षा हो गया, समझ गए ना।
चलिए आगे देख लेते हैं, इनमें अंतर क्या होता है तो बता दीजिएगा। इस तरह से तीनों लाइन खींचिएगा, एक है औपचारिक शिक्षा का, एक है गैर औपचारिक का, और एक है आपका अनौपचारिक का। तीनों का लाइन खींचिएगा और पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ये सीखने का मेन जो संस्था है वो आपका शिक्षण संस्था में हम लोग औपचारिक शिक्षा सीखते हैं, इसका मेन घर में सीखते हैं, ठीक है। और गैर औपचारिक दोस्तों के सामने सीखते हैं, गाली गलौज सब सिखा देगा एकदम बेटा लोग। नहीं, चलिए जो कुछ नहीं सीखे वो भी सिखा देगा। आगे देख लेते हैं, 8 नंबर है हमारा, शिक्षा की सामाजिक एजेंसी के रूप में जनसंचार की माध्यम की क्या भूमिका है ये बताना है। जो हमारा देखिए मीडिया है, ठीक है, इसका क्या रोल है एजुकेशन में ये आपको बताना है। मीडिया में आपका इंटरनेट भी आएगा, गूगल भी आएगा, व्हाट्सएप भी आएगा, फेसबुक भी आएगा, इंस्टाग्राम भी आएगा, और क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं, मुझे इतना ही याद है, याहू गूगल वो सब नेट का मालूम है, लेकिन ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम भी नहीं यूज करता हूँ, फेसबुक भी यूज नहीं करता हूँ, बस गूगल ये सब यूज करता हूँ, यूट्यूब और क्या दूसरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम कभी कभार पढ़ाई के लिए या फिर कोई काम हुआ तो भी, और कभी कभार फिल्म देखने के लिए भी, ठीक है। हालांकि मैं साल में बहुत कम फिल्म देखता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है यार, क्या बताऊँ, काम भी करना है पढ़ाई भी करना है, मतलब तो टाइम कम मिलता है, ठीक है। देख लेते हैं, तो हमारा है शिक्षा की सामाजिक एजेंसी के रूप में जनसंचार की भूमिका। सब कोई बता सकता है कि इसमें जो है हम कहीं पर भी शिक्षा सीख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी सीख सकते हैं, घर में भी बाहर में भी। दूसरी बात कि इस सीखने के लिए हमें किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई हमें रोक नहीं सकता है ऐसी शिक्षा से, ठीक है। तीसरी बात, ये शिक्षा में हमें क्या होता है कि कोई प्रकार ऑफलाइन आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भौतिक रूप आवश्यकता नहीं, फिजिकली हमें कहीं जाना नहीं होता है, हम कहीं पर भी सीख सकते हैं, किसी भी समय सीख सकते हैं। तीसरी बात, इसमें हमें पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बहुत सारे फ्री में मुफ्त में उपस्थित होते हैं पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, तो हमें इसमें पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी अच्छी बातें हो गई, बुरी बातें बताइएगा कि इसमें आंख खराब हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा इसमें हमारा डेटा हैक हो सकता है, बहुत सारी चीजें, मतलब जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो, ठीक है, तो इसका बुरा आदत भी रहता है, इसका लत पड़ सकता है, पढ़ते पढ़ते पढ़ रहे हैं और फिर जाके गूगल में अचानक से सर्च मार रहे हैं कुछ दूसरा चीज, ठीक है, और वहीं पे 1 घंटा फिर बिता दिए, फिर आपको रिग्रेट फील होगा, अरे बेटा 1 घंटा बीत गया, ठीक है। फिर शॉर्ट्स देखने लगे अचानक से, तो ये डिस्ट्रैक्शन भी होता है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा क्या है, इसकी विशेषताएं एवं महत्व को बताइए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। और अंतिम है आपका, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बाल केंद्रित शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो जीन्स रूसो जो है, जीन्स रूसो एक बहुत फेमस थिंकर है, ठीक है, तो उन्हीं को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, जीन रूसो। अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद एक स्लोगन है, तो यहाँ पे है हमारा कि किंडन गार्डन होगा, ठीक है, किंडन गार्डन जो होता है बच्चों के लिए गार्डन, जिसको बाल वाटिका हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, बाल वाटिका किंडन गार्डन, ठीक है। पद्धति क्या है, किंडन गार्डन पद्धति का सविस्तार वर्णन कीजिए। व्हाट इज meant by kindergarten method, describe the kindergarten method in detail। तो देखिए kindergarten क्या होता है, जनरली किड्स मतलब होते हैं बच्चे, किड्स मतलब क्या होते हैं बच्चे, और गार्डन मतलब बगीचा, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे मतलब बालक, ठीक है, पहले हम लोग बोलते थे, एक मास्टर हम लोग एक ही मास्टर बोलता था, ए बालक कहाँ जा रहा है, बोले सर टॉयलेट जा रहे हैं। चलिए, तो बाल वाटिका, बाल मतलब बच्चे और वाटिका मतलब बगीचा, ठीक है, तो बाल वाटिका यह क्या होता है किंडरगार्टन, इसमें क्या है कि बच्चों को खेल के साथ शिक्षा दी जाती है, खेल के साथ शिक्षा दी जाती है, और कैसे शिक्षा दी जाती है, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। औपचारिक मतलब किताबी ज्ञान, और अनौपचारिक मतलब कि चलो बच्चों सभी को डाटा बाय बाय करो सर को, ठीक है, नमस्ते कीजिए उसको, सबको गुड मॉर्निंग, स्टैंड अप हो जाओ, खड़ा हो जाओ, तो ये अनौपचारिक और औपचारिक दोनों शिक्षा दिए जाते हैं किंडरगार्टन में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो
यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है एंड यहाँ से पीडीएफ में दे दूंगा। देखिए ये तो सबको जानते ही होंगे, झारखंड का लोगो है। इस लोगो का नाम किसको मालूम है? ईमानदारी से बताइएगा, नाम क्या है? सोच लिए क्या क्या है। चलिए अब मैं बता देता हूँ इसका नाम क्या है, लास्ट में बताऊंगा। इसको पहचानते होंगे इन्हें, यह है सिद्धू कानू मुर्मू, संथाल विद्रोह के नायक, जो 1855 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। 1857 की क्रांति से पहले 1855 में संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू मुर्मू ये हैं, ठीक है। ये राजा थे। कानू मुर्मू सेनापति थे, सेनानायक, कमांडर, ठीक है, संथाल विद्रोह के। चांद भैरव भी यहीं से थे, इन्हीं के, चांद भैरव और फूलो झानो, ठीक है, ये संथाल विद्रोह के नायक है। बिरसा मुंडा सबको जानते ही होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं जानते होंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा है ये, बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नायक, ठीक है। उलगुलान इनका नारा था, उलगुलान, ठीक है, बिरसा उलगुलान। और खोटंग बाबा खोटंग मुंडा विद्रोह का नारा था। 1895 से लेकर के 1900 के बीच में हुआ था मुंडा विद्रोह, ठीक है। इसका केंद्र था खूंटी जिला, और खूंटी जिला के हाथों गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों, मैं एक मुहिम चला रहा हूँ, मालूम नहीं कि इसमें कहाँ तक सफल होऊंगा, ये मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो कर रहा हूँ ये डेफिनेटली अच्छा है, बहुत सोच समझ के किया हूँ, ठीक है। क्योंकि शुरू से मैंने इसको झेला है बचपन से। कि देखिए पढ़िएगा, झारखंड के सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। अन्यथा सभी राजनेता और सभी सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए, और अगर अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं तो मेरा सपोर्ट कीजिए, अन्यथा आप भी चोर हैं, आप भी भ्रष्ट हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, मैं भी पढ़ा हूं, तो मुझे बहुत, और एक चीज, सबसे बड़ा चीज, पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए, ठीक है, क्योंकि हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं आजकल। चलिए, तो देखिए, अगर सरकारी इंग्लिश मीडियम में होगा, देखिए आज कोर्ट भी हम लोग का जो है, सब कोर्ट, चाहे आप कोर्ट 3 प्रकार का होता है, जिला कोर्ट जिसको सिविल कोर्ट बोलते हैं, हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट, सब इंग्लिश में होता है, सब सुनवाई इंग्लिश में है, सब इंग्लिश में बात करता है, जजेस एंड आपका एडवोकेट्स, ठीक है। मेडिकल का पढ़ाई सब कुछ इंग्लिश में, इंजीनियरिंग का पढ़ाई इंग्लिश में है, क्वेश्चन भी आपका इंग्लिश में आता है, बैंक का एग्जाम इंग्लिश में होता है, एसएससी का एग्जाम इंग्लिश में होता है, सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो फिर हम लोग हिंदी क्यों पढ़े? और हिंदी पढ़ना ही है तो पूरा देश पढ़े, हम लोग खाली सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों पढ़े हिंदी? ये बताइए, ऐसे में तो पीछे ना हो जाएंगे। सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है, हम लोग का एग्जाम भी कम से कम इंग्लिश में होगा तब ना। यहाँ तक कि रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एग्जाम हो रहा है केवल इंग्लिश में, हिंदी का तो नाम ही नहीं है, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। तो फिर हम लोग झूठ मूठ कर सरकारी स्कूल में हिंदी क्यों पढ़े, ये बताइए। और सरकारी स्कूल में अगर हिंदी इतना ही अच्छा है तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को जो पढ़ा लिखा है क्यों नहीं हिंदी मीडियम भेज रहा है? मालूम है कि हिंदी मीडियम कचड़ा है, ठीक है, हिंदी मीडियम कचड़ा हो गया है आजकल, इसलिए सरकारी स्कूल को भी इंग्लिश मीडियम में तब्दील करना होगा, ये मेरा नारा है, ठीक है। एक भाषा एक राज्य, और ये करना होगा, अदरवाइज इस तरह से गरीब पीसते रहेंगे और आदमी ध्यान भी नहीं देता इसमें, ठीक है। उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ये अन्याय हो रहा है, ठीक है। सरकारी स्कूल के बच्चों में हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, ये अन्याय है ना। प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में हो रहा है, चाहे प्राइवेट स्कूल को हिंदी मीडियम में कर दीजिए, चाहे सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कर दीजिए। क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं, सबको तो हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए अंततः हमें ही बदलना होगा, हमारे स्कूल को इंग्लिश मीडियम में करना होगा, ठीक है। जैसा कि नागालैंड एक राज्य है, वहां पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है, ठीक है। बहुत सारे जगह पे दोस्तों, और पूरा का पूरा आपका डीएवी हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, आप लोग खुद पढ़े होंगे, सब इंग्लिश मीडियम में है। तो फिर हम लोग हिंदी क्यों पढ़े, ये बताइए, ठीक है। और हो सकता है आप लोग भी इंग्लिश मीडियम से हो, आप लोग के फादर भी अच्छे खासे होंगे, मतलब सब तो मैं मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो फिर सब तो अमीर हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं, यस या नो बता दीजिएगा। बाय। और मैं पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, बाकी मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। बाय, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।